स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन मिश्रा क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट लेजर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दरअसल कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरीज आए थे कि इन्वेस्टमेंट लेजर के कैलकुलेशन में कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। कंफ्यूजन जनरली हो ही सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में हो सकता है, इसलिए हमने सोचा कि एक स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बनाकर डिस्कस कर दिया जाए। सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट लेजर में देखोगे तो इस चैप्टर के अंदर किन किन पॉइंट्स के ऊपर कंफ्यूजन आ सकता है वो हम लोग एक एक करके पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला जो कंफ्यूजन आता है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड। इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या कंफ्यूजन आता है कि हम लोग इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे, कब हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करके दिखाएंगे और कब हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करके नहीं दिखाते हैं। ये सबसे पहला कंफ्यूजन होता है जो हम लोग एक क्वेश्चन करके अभी सिंपली इसको समझेंगे। दूसरा कंफ्यूजन होता है कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करते हैं सेल के समय, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं और उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तीसरी जो पॉइंट आती है वो आती है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कि कभी कभी ब्रोकरेज दे दिया रहता है सम्स में, ब्रोकरेज या कमीशन। तो ब्रोकरेज या कमीशन अगर सम्स में दिया है तो उसको हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे या उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इन सारी बातों से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज हो सकती है किसी स्टूडेंट के मन में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ भी है और उस क्वेश्चन में ये सारे कंफ्यूजन के ऊपर ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीजें अगर हुई तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक चीज आप सोच सकते हो, अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन क्लियर है या आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो परचेज सेल होने पर जो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कौन सा आइटम किस साइड में दिखाया जाता है वो जनरली आप एक दो सम्स करोगे तो उससे ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हम लोग अगर वो सारे आइटम दिखाते हैं तो किस साइड में दिखाते हैं। उसमें बहुत ज्यादा डाउट या कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, कैलकुलेशन से रिलेटेड जनरली कंफ्यूजन आ जाती है। तो क्वेश्चन जो अभी आपको सॉल्व करके बताएंगे, इनफैक्ट यहाँ पर आप देखोगे सॉल्व किया हुआ है, मैं जस्ट उसमें कंफ्यूजन से रिलेटेड बातें और किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो एक बार हम स्टेप वाइज आपको बता देते हैं। ये आप देख रहे हो 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है हम लोग के यूनिवर्सिटी एग्जाम का। क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है, एक्स लिमिटेड वाज डीलिंग इन 10% गवर्नमेंट स्टॉक। एक बात आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे कि ये जो 10% गवर्नमेंट स्टॉक लिखा रहता है यही इसका इंटरेस्ट का रेट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट स्टॉक के अलावा यहाँ पर आपको डिवेंचर बोला जा सकता है, बॉन्ड बोला जा सकता है। इन सारी चीजों के ऊपर सेम तरीके के सम्स बनते हैं और कैलकुलेशन भी सेम तरीके के होते हैं। गवर्नमेंट स्टॉक बोल दे, डिवेंचर बोल दे, डेप्ट बोल दे, बॉन्ड बोल दे, ये सारी चीजों पे हम लोग सेम तरीके का कैलकुलेशन फॉलो करते हैं। आगे बोल रहा है दे फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट देयर ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आप देखोगे 1 जनवरी 2002 को एक ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस में हम लोगों का एक फेस वैल्यू है और फेस वैल्यू या इसको कभी कभी नॉमिनल वैल्यू बोलकर लिखा रहेगा, समझे। तो वो दोनों चीजें क्या होती हैं, सेम होती है। फेस वैल्यू 30,000 दिया और कॉस्ट दिया है 25,000। कॉस्ट अगर नहीं दिया रहता है तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन रहेंगे जिससे आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो आगे के पॉइंट में आप देख सकते हो। फिर 1 मार्च 2002 को आप देखोगे, एक बोला है कि परचेस किया गया है 12,000 का स्टॉक एट द रेट 91.7/8 कम इंटरेस्ट। ये वाली जो लाइन है कम इंटरेस्ट, यहीं पर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कम इंटरेस्ट बोला है तो जो वैल्यू आप फाइंड आउट इसका करोगे उस वैल्यू में आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहेगा और जहां पर इंटरेस्ट आपका वैल्यू में या कॉस्ट में ऐड है वही आपको क्या करना है, माइनस करके तब आपको कॉस्ट लेना है। मतलब सिंपल सा लाइन है, जहां पर भी आपको कम इंटरेस्ट की लाइन दिखेगी वहां पर आपको सिंपली क्या करना है, इंटरेस्ट को माइनस करके लेना है। ठीक है। 15 जून 2002 को फिर बोला है सोल्ड किया है 5,000 का स्टॉक एट द रेट 93.7/8 कम इंटरेस्ट। 1/8/2002
8वां महीना अगस्त का होता है, तो अगस्त के महीने में फिर बॉट किया है, फिर 1/9 को दिया है, सितंबर का महीना होता है 9वां महीना, इसमें सोल्ड किया है, फिर 1 दिसंबर 2002 को दिसंबर के महीने में बॉट किया है 6000 का स्टॉक। सिंपली आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें नहीं रहती, सिर्फ परचेस सेल ही जनरली इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में दिया रहता है ना। लेकिन परचेस सेल देने के बाद जो कैलकुलेशन होता है वो इस चैप्टर का मुख्य पार्ट है। आप क्या करोगे, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखोगे। लास्ट में एक इंफॉर्मेशन और है, इंटरेस्ट बीइंग पेएबल ऑन मार्च 31 एंड सितंबर 30 ईच ईयर। इससे रिलेटेड भी एक क्वेरी आई थी कि इंटरेस्ट अगर सम्स में 2 बार डेट दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट निकालना अच्छे से जानते हो तो वो चाहे 2 बार डेट दे दे या 3 बार डेट दे दे या 4 बार दे दे, क्वार्टरली भी दे दे, तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली ये ध्यान रखोगे कि ये जो इंटरेस्ट वाला डेट सम्स में दिया रहेगा, कभी कभी स्टार्टिंग में ही दे देता है, इंटरेस्ट वाले डेट में आप हर बार जब वो डेट आएगा तो आपको वहां पर एक बार इंटरेस्ट शो करके तब आगे के ट्रांजेक्शन में जाना है। जैसे हम लोग 1 जनवरी वाला रिकॉर्ड करेंगे, 1 मार्च वाला रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद 31 मार्च को हम लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसके बाद फिर जून वाले में जाएंगे। समझ रहे हैं, मतलब हर ट्रांजेक्शन के बाद दिमाग में रखेंगे कि क्या मेरा इंटरेस्ट वाला डेट आ रहा है। अगर इंटरेस्ट वाला डेट आ रहा है तो पहले आप वहां इंटरेस्ट शो करोगे, उसके बाद फिर आगे मूव करोगे। फिर इसके बाद देखो 15 जून के बाद अगस्त वाला दिखाएंगे, सितंबर वाला दिखाएंगे। ये दोनों दिखाने के बाद फिर हम लोग 30 सितंबर को इंटरेस्ट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद ये ट्रांजेक्शन शो करने के बाद तब फिर हम लोग 1 दिसंबर वाला ट्रांजेक्शन शो करेंगे। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी इंटरेस्ट का डेट आए पहले आपको इंटरेस्ट रिसीव करना है, उसके बाद फिर आगे मूव करना है। अब उनका मैं आंसर दे दूं जिन्होंने पूछा था कि 2 इंटरेस्ट का डेट रहेगा तो क्या होगा। देखिए, अगर एक इंटरेस्ट का डेट आपका दिया हुआ है सम्स में, तो आपको साल में एक ही बार इंटरेस्ट शो करना है अलग से सेपरेटली। अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट का डेट दे दिया है, मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। आप देखो 31 मार्च और 30 सितंबर के बीच में आपको 6 महीने का गैप दिखेगा इन दोनों के बीच में। तो आपको जब 2 इंटरेस्ट का डेट दिया तो ध्यान रखना है कि हमको 2 बार इंटरेस्ट रिसीव करना है और 2 बार इसकी एंट्री दिखानी है। 6 महीने का इंटरेस्ट उस समय निकलेगा। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखें, अगर मान लो क्वार्टरली दे दिया, क्वार्टरली जनरली अभी तक ईयर में कोई क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं है मैंने, मे भी हो सकता है। अगर क्वार्टरली दे दिया तो मतलब 3-3 महीना पे निकलेगा, साल में 4 बार निकलेगा, तो 4 बार हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालकर दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रिसीव करना पड़ेगा। और 4 बार जब निकालेंगे तो हम लोग 3-3 महीने का निकालेंगे। इसमें एक बात और क्या आपको ध्यान रखनी है कि जब एक इंटरेस्ट का डेट है और आपको एक ही बार दिखाना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वाले डेट में आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकालकर दिखा दोगे। अगर 2 इंटरेस्ट का डेट है तो इंटरेस्ट वाले डेट में आप 2 बार दिखाओगे इंटरेस्ट और 6 महीने का इंटरेस्ट निकालकर दिखाओगे। और तीसरा पॉइंट में क्या कहा मैंने कि अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट का डेट दे दिया तो साल में 4 बार आप रिसीव करोगे, लेकिन इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करोगे तो उसमें 3-3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ये बात एकदम ध्यान में रखोगे। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं कि इंटरेस्ट वाले डेट में आप कोई भी एक्स्ट्रा थॉट नहीं सोचोगे। आप सिंपली क्या करोगे, इंटरेस्ट वाले डेट में जितने महीने का इंटरेस्ट बनता है, जैसे इस सम्स में 2 बार डेट दिया है तो 2 बार हम दिखाएंगे और 31 मार्च को भी 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और 30 सितंबर को भी 6 महीने का इंटरेस्ट निकालकर शो करेंगे। इंटरेस्ट वाले डेट में आपको डायरेक्ट 6 महीने का इंटरेस्ट दिखा देना है और कुछ नहीं सोचना है। अगर साल में एक ही डेट दिया हुआ है तो उस डेट में पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा, एक ही बार निकलेगा और दिखा दिया जाएगा इंटरेस्ट वाले डेट में। वैसे हर ट्रांजेक्शन के साथ इंटरेस्ट निकलता है, लेकिन ये वाली पॉइंट मैंने किसके ऊपर कही है, इंटरेस्ट वाले डेट के लिए। अब हम लोग आगे एक बार देखते हैं एक एक स्टेप का कैलकुलेशन करके कि कैसे कैलकुलेशन होगा। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक लाइन और नीचे लिखा हुआ था, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। मतलब हमको 31 दिसंबर तक बनाना है। ये डेट भी ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी होता है।
उसके बाद लिखा है एज्यूमिंग ब्रोकरेज इज पेएबल 1/8% इन ईच केसेस। ब्रोकरेज जो है वो 1/8% आपको लेना हर केस में। तो यहाँ पर आपको एक रूल ध्यान में रखना होगा जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जब हम लोग बॉट करते हैं या परचेस करते हैं तो उस समय हमारा ब्रोकरेज का कॉस्ट हमारे कॉस्ट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इसलिए हर परचेस या बॉट के ट्रांजेक्शन में आप ब्रोकरेज को क्या करोगे, प्लस करोगे। और सेल करने के समय में हम लोग क्या करते हैं, ब्रोकरेज के प्राइस को कॉस्ट से माइनस करके लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि ब्रोकरेज नीचे दे दिया, इसलिए सम्स को हमेशा पूरा पढ़कर बनाइएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन जब लास्ट में देती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कैलकुलेशन, इसके ऊपर कर दिए, इसके ऊपर कैलकुलेशन कर दिए, बाद में देखे कि ओ यहाँ पर तो हमको ब्रोकरेज भी लेना था, यहाँ पर तो हमको ब्रोकरेज भी लेना था। अब कैलकुलेशन पूरी गलत हो गई। और एग्जाम में टाइम बहुत मैटर करता है। अगर 10 मिनट आपका गया तो समझिए 10 मिनट नहीं 20 मिनट गया, क्योंकि 10 मिनट तो आप बर्बाद कर दिए गलत करके। अब उसको काट के जब करना शुरू करोगे तो आपका माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि वो आपका 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले लेगा। इसलिए सम्स को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग मूव करेंगे सम्स करने के लिए। तो ब्रोकरेज हम लोग बॉट करते समय या परचेस करते समय क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और सेल करते समय कैलकुलेशन में माइनस करेंगे। अब कैसे किया जा रहा है वो एक बार देख लें हम लोग। यहाँ पर और आप देख रहे हो क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया डिटेल वर्किंग्स आर टू बी शोन, क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा कैलकुलेटिव है और बिना वर्किंग का जो बना देगा उसके मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि बिना कैलकुलेशन का आप डायरेक्ट सम्स अगर छाप दिए कहीं से तो समझ में आ जाएगा कि ये छापा हुआ ही है, क्योंकि बिना वर्किंग के कैलकुलेशन के इसके कोई भी फिगर मेन सम्स में पुट नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि ओपनिंग बैलेंस दिया था। तो हमारा एसेट अकाउंट बन रहा है, ये इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है। तो एसेट का बैलेंस किधर से स्टार्ट होता है, डेबिट साइड से। इसलिए आप देखोगे सबसे पहले डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी बोलकर दिख रहा है, ये आपको टू बैलेंस बीडी बोलकर शो किया गया है। नॉमिनल वैल्यू जो सम्स में दिया हुआ था या फेस वैल्यू 30,000 का, और कॉस्ट भी सम्स में दिया हुआ था। 30,000 की नॉमिनल वैल्यू थी और कॉस्ट था कितने का, 25,000 का। इसका एक इंटरेस्ट निकाला है 750। क्वेश्चन हो रहा है ये कैसे निकाला है 750, है ना। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट के बारे में एक और बात बताएं जो कि मैंने अभी ऊपर नहीं कहा था। इंटरेस्ट वाले डेट में हम लोग साल भर या 6 महीने का निकालेंगे, ये दिमाग में हमेशा फिक्स रखिएगा। लेकिन ट्रांजेक्शन वाले डेट में आप काउंट कीजिएगा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से आप ट्रांजेक्शन डेट तक, ट्रांजेक्शन डेट तक आपको काउंट करना है। अब आप सोचो 1 जनवरी 2003 को आप बैलेंस दिखा रहे हो, ठीक है। 1 जनवरी 2003 को आप बैलेंस दिखा रहे हो। अच्छा, इस सम्स में थोड़ी सी एक डेट का प्रॉब्लम कर दिया है। ये सम्स में सारा डेट दिया 2002 का और यहाँ पर दे दिया 2003। कोई मैटर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करना, सम्स बनाते समय 2002 का ही डेट दे देना, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा ट्रांजेक्शन वाले डेट में हमेशा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रांजेक्शन डेट तक आपको काउंट करना है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग इंटरेस्ट का डेट देखें तो 30 सितंबर हमारा लास्ट डेट था। अब 30 सितंबर से लेकर 1 जनवरी तक अगर आप काउंट करोगे जो हमारा ट्रांजेक्शन डेट है, तो 30 सितंबर से 1 जनवरी के बीच में 3 महीने का गैप होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालकर शो कर देंगे और वही इंटरेस्ट यहाँ पर आया है 750। अब ये कैसे आया है वो एक बार कैलकुलेशन में भी आप लोग देख सकते हो। जो लोग अच्छे से चैप्टर किए हैं उनको पता है कि ये जो हम लोगों का इंटरेस्ट निकलता है वो किसके ऊपर निकलता है, इंटरेस्ट हम लोगों का निकलता है नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। अब यहाँ तो दिख नहीं रहा है कहीं निकाला है हम लोग, नहीं निकाला है, ये सेपरेटली यहाँ निकाला है
वर्किंग नंबर 2 में, यहां पर दिखेगा आपको वर्किंग नंबर 2। ये आप देखो यहां पर सारा इंटरेस्ट का हिसाब किताब किया गया है। ए नंबर पॉइंट में सबसे पहले निकाला एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, दिखा। और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कब से लिया है? 1/10/2002 से अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2002 तक। और आपका ये 3 महीने का डेट आता है। नॉमिनल वैल्यू पे निकाला जाता है, नॉमिनल वैल्यू है 30,000 इंटू 10% किए, और 3 महीने के लिए 3/12, 10% रेट सम्स में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था डिवेंचर का। तो 30,000 का 10% 3,000 आएगा, और 3,000 का 3/12 करोगे मतलब 1/4 होगा ये। तो 3,000 का 1/4 करके आ जाएगा कितना? 750। ये इंटरेस्ट हम लोगों का वहां पर दिखाया गया है ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन वाली जो बात है वो आप लोग सेल्फ करके देख लीजिएगा, मैं आपको पूरी प्रोसेसिंग एक बार बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन कभी कभी क्या होता है, बुक वगैरह में मिस्टेक भी हो सकता है, मिसप्रिंट भी हो सकता है, वो किसी से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको प्रोसेसिंग बता दी जा रही है, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करके देखिएगा, कहीं कुछ मिस्टेक भी लगे तो अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए, और यहाँ पर ये पॉइंट भी ध्यान में रख लिए कि ट्रांजेक्शन वाले डेट में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ट्रांजेक्शन वाले डेट में हम लोग हमेशा क्या करेंगे, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रांजेक्शन डेट तक काउंट करेंगे, जितना महीना होगा उतने महीने का इंटरेस्ट हम लोग दिखा देंगे। चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस दिखा दिए हम लोग। अब हम लोग फटाफट ट्रांजेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो सेकंड दिया था, मैं 2 या 3 ट्रांजेक्शन इसमें बताऊंगा, बाकी की कैलकुलेशन आप लोग आगे कर पाओगे। सेकंड दिया था 1 मार्च 2002 को परचेस किया है 12,000 का स्टॉक एट द रेट 91/7/8। अब ये 91/7/8 जो दिया है, और इसमें बोला है क्या कि ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, और नीचे एक ब्रोकरेज भी दिया था। तो सबसे पहले आपको बोला गया कि ब्रोकरेज को बॉट करने के समय या परचेस करने के समय आपको क्या कर लेना है, कॉस्ट में ऐड कर लेना है। तो ये जो 7/8 है उसमें भी आपको कर लेना है 1/8 ब्रोकरेज का। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 7/8 प्लस 1/8 हो जाएगा आपका 8/8, और अगर इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 1, मतलब 91 प्लस 1 इक्वल्स टू 92%। ये आपका कॉस्ट आ गया। मतलब हम लोग जो 12,000 दिया हुआ है नॉमिनल वैल्यू, इसका 92% निकालेंगे, वो हम लोगों का हो जाएगा कॉस्ट। और वो निकालने के बाद फिर इंटरेस्ट इसमें से माइनस करेंगे। अब आप एक बार सोच लो कि इंटरेस्ट कितना होगा। 1 मार्च को ट्रांजेक्शन है, इसके पहले लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या था, 30 सितंबर, है ना। 30 सितंबर से 1 मार्च तक काउंट कर लो आप, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना होता है। 5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और उसमें से सिंपली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब एक बार हम लोग इसका देख लें कि परचेस किया है तो डेबिट साइड में शो होगा 1 मार्च 2003 को टू बैंक अकाउंट बोलकर नॉमिनल वैल्यू 12,000। ये कॉस्ट कैसे आया 10,550 और इंटरेस्ट 500 कैसे आया, ये हम लोगों को एक बार वर्किंग में देख लेना है। तो आगे हम लोग चले आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी दिखाया परचेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 92% कैसे आया वो मैं ऊपर आपको कैलकुलेशन में बता दिया। कम इंटरेस्ट प्राइस है तो 12,000 का 92% आप निकाल कर देखो 11,040 आएगा। और इसमें से लेस कर रहे हैं इंटरेस्ट पेड, 1/10 से लेकर 1/10 से लेकर 1 मार्च तक 12,000 नॉमिनल वैल्यू है। इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा, ठीक है, इंटू 10% और इंटू 5/12। 5/12 लिया 5 महीने का, इंटरेस्ट आ गया कितना, 500 रुपया। अब 11,040 में से 500 घटा दीजिए तो 10,540 रुपया जो निकला वो हो गया हम लोगों का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कम प्राइस था तो माइनस करके लिया, अगर कम प्राइस नहीं होता तो ये फिगर अलग दिखाई जाती, 500 अलग दिखाई जाती। निकालना तो आपको पड़ता है इंटरेस्ट, क्योंकि हमको ऊपर सम्स में इंटरेस्ट शो करना पड़ता है। बस यहाँ पर माइनस नहीं करके डायरेक्ट हम लोग कॉस्ट अलग दिखा देते हैं और
इंटरेस्ट का अमाउंट अलग दिखा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सम्स में जो ऊपर दिखाए हैं ये यहाँ पर आप लोग देख लिए। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन दिया था हम लोगों का सोल्ड। मैं सोल्ड आपको एक बता दूं, उसके बाद तो फिर बॉट सोल्ड ही कंटिन्यू चलेगा। सोल्ड के समय में हम लोगों को सबसे पहले ब्रोकरेज जो है वो अपने कॉस्ट में से माइनस करके लेना होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि सोल्ड के समय हम लोग का कॉस्ट दिया हुआ है 93.7/8, तो सेम तरीका है 93.7/8, इसमें से 1/8 ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। 8 एंड 93 अलग है, 7/8 माइनस 1/8 पावर में है, तो ये अगर हम लोग सॉल्व करें तो 8 एलसीएम आएगा और 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो हम लोगों का आएगा 6/8। अब 6/8 आप डिवाइड करके देख लो, और 6/8 को अगर हम लोग डिवाइड करके देखें तो चीजें पॉइंट में आएगी शायद। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, कैलकुलेटर सिंपली अलाउ ही है। तो 6/8 है, 6/8 हम लोग अगर करें तो हम लोगों की वैल्यू आ रही है 0.75, इसकी वैल्यू आ रही है 0.75, तो हम लोगों का जो वैल्यू हो जाएगा वो 93.75 हो जाएगा। अब कॉस्ट जब निकालेंगे तो 5000 पे निकालेंगे 93.75 करके। इसमें देखो, और ट्रांजेक्शन किस डेट में वो देख लेते हैं। ये ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 15 जून का। अच्छा हाँ, 15 जून के पहले हम लोगों का इंटरेस्ट का डेट आएगा, तो पहले हम लोगों को इंटरेस्ट रिसीव करके तब आगे मूव करना पड़ेगा। तो 15 जून के पहले यहाँ पर एक इंटरेस्ट का डेट आएगा 31 मार्च, ये सम्स में दिया हुआ है, देखो यहाँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, उसके बाद 15 जून के ट्रांजेक्शन में मूव करेंगे। और जिस दिन आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे वहां ध्यान रखोगे कि जितने वैल्यू का एसेट इन्वेस्टमेंट आपके पास उस डेट में है उतने ही वैल्यू के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना है। जैसे अगर हम देखें कि 31 मार्च तक हमारे पास कितने का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको दिखेगा कि 30,000 का ये नॉमिनल वैल्यू और 12,000 का ये, टोटल 42,000 का हम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट था। तो आप वर्किंग नंबर 2 में चले जाइएगा, वहां आपको दिख जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव ऑन 31 मार्च, 6 महीने का 42,000 के ऊपर निकाला है 10%, 6 महीने का आया कितना 2100। आपको सिंपली इंटरेस्ट रिसीव किए हो तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट बोलकर इंटरेस्ट आपको दिखा देना है। यहाँ पर हम लोग चले आए सम्स में, और आप क्रेडिट साइड में देखोगे 31 मार्च को बाय बैंक अकाउंट बोलकर इंटरेस्ट में दिखा दिया गया 2100। ठीक है, अब 15 जून वाला ट्रांजेक्शन किया, तो 15 जून को बाय बैंक अकाउंट करके ये सोल्ड हुआ था। परचेज आप डेबिट में दिखा रहे हो, सोल्ड आप क्रेडिट में दिखा दिया 5000। कॉस्ट और इंटरेस्ट ये निकाला गया है कैसे, ये हम लोग नोट में देख लेते हैं। सम्स में एक बार फिर से देख लीजिए, 15 जून को भी कम इंटरेस्ट प्राइस था, तो कॉस्ट निकाला जाएगा और उसमें से इंटरेस्ट क्या होगा, माइनस होगा, और कॉस्ट कितना होगा 93.75 के हिसाब से। तो एक बार हम लोग वर्किंग में आ जाएं, और यहाँ पर 15 जून का ट्रांजेक्शन यहाँ वर्किंग नोट नंबर 3 में प्रेजेंट किया है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि सबको अलग अलग करो, आप अपना सिंपल ऑर्डर वाइज वर्किंग लिखते चले जा सकते हो। 15 जून को कम इंटरेस्ट प्राइस पे किया, देखिए 93.7/8 माइनस 1/8 93.5 आया है। ठीक है, कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस 5000 का 93.75% आप निकालो 4688 आएगा। फिर से मैं बोल देता हूं, कैलकुलेशन किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, आप सिंपली क्या कीजिएगा, अपना कैलकुलेशन करके खुद पुट कीजिएगा। उसके बाद चूंकि ये भी कम इंटरेस्ट प्राइस था, तो कम इंटरेस्ट प्राइस था तो लेस करके लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन सेल 5000, नॉमिनल वैल्यू पे निकाला है 10/100 10% करके, और कितने महीने का निकाला है, 2.5 महीने का। ये 2.5 महीने का क्यों निकाला भाई,
क्योंकि आप लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट था 31 मार्च का, आप 31 मार्च से लेके 15 जून तक काउंट कर लो कितना दिन होता है। बीच में अप्रैल आया 1 महीना, मई आया 1 महीना, 2 महीना और जून का 15 दिन, मतलब 2.5 महीना। 2.5 महीने का इंटरेस्ट निकला 2.5/12 करके आया 104, माइनस करके कॉस्ट कितना आ गया 4584। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग, जब भी सेल होगा तो सेल के समय आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक कैलकुलेशन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक कैलकुलेशन करना है, वो हर सेल में होगा। 2-3 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट करते समय। पहला, इंटरेस्ट वाले डेट में हमेशा इंटरेस्ट आपको निकालकर दिखाना है बिना बोले, वो बार बार आपको बोलेगा नहीं। जैसे अभी हम लोग 31 मार्च को दिखाएं, फिर जब 30 सितंबर आएगा तो उस समय भी दिखाएंगे। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी सेल होगा तो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना है। बिना प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन का सेल के बाद आप आगे मूव नहीं करोगे। अब कैसे प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होगा, इजी एरिया है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन के लिए एक सेपरेट वर्किंग रखिएगा और उसके पास पूरा स्पेस भी रखिएगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जब जब सेल होगा तब तब आप प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन वहीं पर करके दिखा दीजिएगा। देखिए कैसे निकाला है, एक मैं बताता हूं, फिर दूसरा तीसरा आप खुद से कर पाओगे। हेडिंग दिया है वर्किंग नंबर 4 में, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल अंडर वेटेड एवरेज मेथड। ये क्यों बोल दिया भाई वेटेड एवरेज मेथड, क्योंकि सम्स में अगर किसी मेथड का नाम नहीं दिया रहता है तो वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करके ही किया जाता है। वैसे आपका फीफो मेथड, लीफो मेथड के ऊपर भी कैलकुलेशन बोला जा सकता है। तो अभी तो इस सम्स में कोई मेथड का नाम नहीं दिया था, इसलिए कौन सा मेथड फॉलो करके हो रहा है, वेटेड एवरेज मेथड। एकदम सिंपल सा सिस्टम है, आपको स्टेप बाय चलना है। 1/1/2003 को ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, नॉमिनल वैल्यू था 30,000 और कॉस्ट था 25,000। इसके बाद आपने परचेस किया तो आपको क्या कर देना है, उसमें ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पर देखोगे आगे बढ़ के नेक्स्ट पेज में तो आपको दिखेगा कि इसमें ऐड कर दिया गया परचेस। आपने 12,000 का परचेस किया था और उसका कॉस्ट ले लेना, जो उसका कॉस्ट निकला था 10,540, ऐड कर दिए, आ गया 42,000 का आपका नॉमिनल वैल्यू और 35,540 का कॉस्ट। अब हम लोगों ने सेल किया है, सेल किया है 5,000, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से पहले उसका कॉस्ट निकालते हैं। कैसे, जैसे 35,540 ये हमारा कॉस्ट है, कितने वैल्यू के लिए, 42,000 के लिए। तो 35,540 डिवाइडेड बाई 42,000 करोगे, आपको 1 रुपए की वैल्यू मिलेगी। और कितने का आपने सेल किया है उससे कर दोगे मल्टीप्लाई। आपने सेल किया है 5,000 का, तो 5,000 से कर दिए मल्टीप्लाई, एक वैल्यू मिलेगा, जो वैल्यू आपका ये वाला आएगा 4231। ठीक है, तो 5,000 हम लोग इसमें से माइनस कर दिए नॉमिनल वैल्यू से, और 4231 माइनस कर दिए 35,000 से, तो फिर हमको बैलेंस मिल गया 37,000 और यहाँ पर 31,309। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि तो इसमें प्रॉफिट कैसे निकला, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट कैसे निकला है वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आपके हिसाब से कॉस्ट निकल रहा है 4231 ये वाली, ठीक, लेकिन जब इसको सेल किया गया था तो इसका एक कॉस्ट और निकला था, वो कॉस्ट था 4584। अब आप सोच के देखो, आपका कॉस्ट हो रहा है 4231 ये, और जो कॉस्ट पे सेल किए हैं उसका कॉस्ट है ये 4584। तो जिस पे आप सेल किए वो वाला कॉस्ट ज्यादा है। अगर मान लीजिए आप 4200 की चीज को 4500 में बेचोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा आपका। इसलिए जब हमने ज्यादा में बेचा है तो हमारा प्रॉफिट निकल के आया कैसे, 4584 माइनस किए 4231, तो हम लोगों का एक प्रॉफिट मिला कितने का, 253 का। अब किसी को अगर डाउट हो रहा हो कि ये 4584 कहाँ मिला था, तो आप वापस से एक बार बैक चले जाइएगा और वर्किंग में देख लीजिएगा, आपको यहाँ वर्किंग नंबर 3 में ये आपको दिखेगा 4584 का कॉस्ट मिला था। ठीक है,
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपली अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। और उसके बाद मैं जो अभी बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला वर्किंग का पूरा एक सिंपल एक साथ में ही रखिएगा, क्योंकि जब जब सेल होगा आपको वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर दिखाना पड़ेगा। जैसे आप इसी में आगे देख लो, फिर बाद में परचेज हुआ तो सिंपली ऐड कर दिया गया, फिर सेल हुआ तो फिर उसी तरीके से कैलकुलेशन करके क्या निकाला गया, प्रॉफिट, और फिर लास्ट में परचेज हुआ था तो फिर ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर लिख दिया गया है। समझ रहे हैं। और वेटेड एवरेज मेथड में सिंपल तरीका यही होता है प्रॉफिट निकालने का, जो आपका कॉस्ट आया, जैसे ये 38,549 ये यहाँ पर लिया गया, डिवाइडेड बाई 45,000 जितने का आपका बचा हुआ है, और इनटू करोगे जितने का आपने सेल किया है 4,000, तो आपको एक कॉस्ट अपना मिल जाएगा। और फिर इस कॉस्ट से आप उस कॉस्ट को कंपेयर कर लोगे जो कॉस्ट आपने सेल करते समय निकाला था, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा वापस आ जाते हैं सम्स में, मेन सम्स में ये। ठीक है, अब 15 जून के बाद फिर 1 अगस्त को परचेज किया गया है, सम्स में देख लें। हाँ, 15 जून के बाद 1 अगस्त को फिर परचेज हुआ है, फिर वही कहानी है, परचेज है सेल है, परचेज है सेल है। आपका कैलकुलेशन आगे का सेम होगा, बट एक पॉइंट हमको और दिखाना है, वो मैं दिखा दूं, फिर आप लोग इस सम्स को पूरा कर लीजिएगा। जैसे जब 1 अगस्त को फिर से बॉट हुआ 8,000 का, ये एक्स इंटरेस्ट है, और बॉट है तो भूलिएगा मत, इसमें ब्रोकरेज आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे 3/8 प्लस 1/8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/8। 4/8 का मतलब है 1/2, 1/2 का मतलब है हाफ, हाफ का मतलब है 0.5, तो ये 90 तो है ही है, इसके साथ 90.5 जो है वो इसका कॉस्ट हो जाएगा 1 अगस्त वाला। अब हम लोग इसको थोड़ा सा 8,000 का कैलकुलेशन देख लें वर्किंग में, यहां पर आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये 93/8 एंड 1/8 को सॉल्व करके यहाँ निकाला है 90.50। 8,000 का 90.50 आप निकाल कर देख लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी कितने की, 7240 का। और इसमें जो इंटरेस्ट निकाला है वो देखो 8,000 के ऊपर 10% 4 महीने का, ये 4 महीना कैसे आया सोच के देखिए। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट था 31 मार्च का, यहां से लेकर आप ट्रांजेक्शन डेट 1 अगस्त तक का काउंट कीजिए, तो मार्च के बाद अप्रैल आया, मई आया, जून आया, जुलाई आया, जुलाई के बाद 1 अगस्त, तो 4 महीना हो रहा है, इसलिए 4 महीने का कैलकुलेट किया गया इंटरेस्ट। और एक बात है, आप यहाँ देखोगे कि कॉस्ट में से इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट था, कॉस्ट अलग दिखाया जाएगा और इंटरेस्ट अलग दिखाया जाएगा। 7240 का कॉस्ट है। अब देखिए 1 अगस्त को 8,000 का नॉमिनल वैल्यू, 7240 कॉस्ट अलग दिखाया और 267 इंटरेस्ट अलग दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद 1 अगस्त के बाद आपको लास्ट एक बात बता दें, 1 अगस्त के बाद 1 सितंबर आया, तो 1 सितंबर को फिर सोल्ड किए बाय बैंक अकाउंट बोलकर 4,000 का, और इसमें हम लोग 5 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे, और कॉस्ट जो है वो आपका कॉस्ट इसमें कितना बोला है, कॉस्ट इसमें बोला है 94 1/8, तो ये तो सेल है, 1/8 माइनस हो जाएगा ब्रोकरेज, तो 94% डायरेक्ट निकाल कर आप दिखा सकते हो। और इसमें भी इंटरेस्ट आपको माइनस नहीं करना है क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। और 1 सितंबर के बाद आप 1 दिसंबर वाला नहीं दिखाओगे, उसके बीच में हमारा इंटरेस्ट का डेट आएगा 30 सितंबर, तो पहले आप क्या करोगे, 30 सितंबर का एक इंटरेस्ट दिखाओगे। यहाँ पर आप देख रहे हो 30 सितंबर 2003 को बाय बैंक अकाउंट बोलकर एक इंटरेस्ट दिखाया गया 2050 का, और ये इंटरेस्ट किस पर निकालेंगे, 30 सितंबर को जितने का इन्वेस्टमेंट मेरे पास होगा उसके ऊपर। तो आप सोच कर देख लो कि 30 सितंबर तक आपके पास कितने नॉमिनल वैल्यू का इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आपके पास है। तो मैं आपको एक बार शुरू से दिखाऊं, तो यहां से देखिए, पहले 30,000 का था, फिर 12,000, तो 42 में 5 आप सेल कर दिए, तो 42 में 5 अगर सेल कर दिए तो बचेगा 37 में फिर हम लोग 8 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 45,
और 45 में फिर 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा 41। तो 41 के ऊपर इंटरेस्ट निकालना चाहिए 30 सितंबर को। अब यहाँ पर आप देखो वर्किंग नंबर 2 में, तो सी नंबर में इंटरेस्ट रिसीव ऑन 30 सितंबर 6 महीने का, क्योंकि इंटरेस्ट का डेट है तो डायरेक्ट 6 महीने का निकलेगा और 41,000 पे निकाल कर दिखाया गया है। ठीक है। और उसके बाद फिर एक लास्ट ट्रांजेक्शन हम लोग कर देंगे जो कि हम लोगों का है 31 दिसंबर को परचेज हुआ है, बॉट हुआ है। ठीक है। तो 1 दिसंबर को है, 1 दिसंबर को हम लोग यहाँ पर टू बैंक अकाउंट बोलकर बॉट दिखा दिए 6,000 का, और 93 एंड 1/8 है, तो 1/8 में बॉट हुआ है, तो हम लोगों का ये 93 1/8, 1/8 प्लस 1/8 आप करोगे, 93 तो है ही है, 1/8 प्लस 1/8 करेंगे तो ये होगा 2/8। 2/8 का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो 93.25, 93.25 का हम लोग दिखाएंगे 93.25 पे हम लोग दिखाएंगे इसका कॉस्ट कैलकुलेशन, और ये भी कम इंटरेस्ट है तो भूलिएगा नहीं, आपको माइनस करके दिखाना होगा। अब ये हम लोग वर्किंग में यहाँ पर देख लें, लास्ट वर्किंग ये आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑन 1/12/2003 को 93 1/8 प्लस 1/8 93.25 दिखाया है। 6,000 का 93.25% निकाले, कैलकुलेशन देख लीजिएगा इतना। फिर इसमें कम इंटरेस्ट था इसलिए इंटरेस्ट पेड किया है, तो माइनस किया है कब से, अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर तक। अक्टूबर से क्यों लिया, क्योंकि 30 सितंबर हमारा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 दिसंबर 2 महीना होता है, 6,000 का 10% 2 महीने का 100 आया, माइनस करके हम लोगों का एक कॉस्ट आ गया 5495। अब ये हम लोग मेन सब्स में दिखा दिए 5495 और इंटरेस्ट में 100। ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, जितना बैलेंस आपका बचा रहेगा उसके ऊपर आपको एक ड्यू इंटरेस्ट दिखाना है, क्योंकि हम लोगों का इंटरेस्ट का डेट 30 सितंबर और 31 मार्च है, और बीच में 31 दिसंबर को ही हम लोग ईयर क्लोज कर रहे हैं। तो लास्ट डेट में जितना भी हमारे पास बैलेंस नॉमिनल वैल्यू का बचा रहेगा, 47,000 का बचा है, उसका 10% 3 महीने का, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट निकालकर यहाँ आप दिखा दोगे। आप वर्किंग में जाकर देख सकते हो, वर्किंग नंबर 2 का डी, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 1/10 से 31 दिसंबर 47,000 का बचा है, 10% 3 महीने का निकाल कर दिखा दिया 1175। और लास्ट आप जब देखोगे जहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन किए थे, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर जो बचा हुआ था, यही बैलेंस आपको क्या करना है, सम्स में बाय बैलेंस सीडी करके दिखा देना है। नॉमिनल वैल्यू में 47,000 और कॉस्ट में 40617, 40617 आप देखोगे मेन सम्स में आपको यहाँ पर दिखाया हुआ मिलेगा। ठीक है। और इसके बाद जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है और जितना भी इंटरेस्ट है, टोटल करके आपको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पर लास्ट में सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि आपका नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट का कॉलम तो जो आप वर्किंग से उठाकर फिगर लिखोगे उसी से आपका दोनों साइड मैच हो जाएगा। ठीक है। कॉस्ट में जो भी डिफरेंस आए वो ट्रांसफर कर दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर ये बैलेंस करके ट्रांसफर किया गया है। और इंटरेस्ट भी क्रेडिट साइड में आप देखोगे ज्यादा होगा, क्रेडिट से डेबिट का सारा ये माइनस करके जो भी बचेगा वो आपको क्या करना है कि यहाँ पर पीएल अकाउंट में इसको भी ट्रांसफर कर देना है। मैं फिर से बता दूं, कॉस्ट का कॉलम में कोई डिफरेंस जनरली बचे तो आप उसको क्या करोगे, कॉस्ट के कॉलम वाला डिफरेंस को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, और इंटरेस्ट वाले कॉलम में भी क्रेडिट साइड ऐड करोगे, क्रेडिट साइड ऐड करके डेबिट साइड माइनस करके जो भी बैलेंस बचेगा उसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी प्रोसेसिंग समझ में आई होगी।
अभी आप लोग क्या करो, इस सम्स को देखकर एक बार सेपरेटली इसको बना लीजिए। जब आप ऑन कॉपी करके देखेंगे तो चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। ये आपका मेन सम्स का है फॉर्मेट। उसके बाद वर्किंग नोट्स आप स्टेप वाइज यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले इसमें परचेज का ही सारा वर्किंग कर दिया गया था। ऐसा मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है, आप एक एक ट्रांजेक्शन का सेपरेटली वर्किंग कर सकते हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम परचेज का सारा वर्किंग एक साथ करें, इंटरेस्ट का सारा वर्किंग एक साथ करें, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे आपका ट्रांजेक्शन आता रहेगा आप नंबरिंग करके वैसे वैसे आप क्या कर सकते हो, आराम से वर्किंग कर सकते हो। फिर सेल का इन्होंने अलग वर्किंग किया है, वो भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आएगा हम वर्किंग करते चले जाएंगे। बस मैंने कहा है कि ये जो 4 वाला वर्किंग है, 4 नंबर वाला, इसको बस आप क्या कीजिएगा, सेपरेट रखिएगा, क्योंकि ये 4 नंबर वाले वर्किंग में ही बार बार परचेस सेल प्लस माइनस होता रहता है और कॉस्ट निकलता है, जिससे हम लोगों को एक ही जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करने में सुविधा होती है। तो वर्किंग नंबर 4 जो है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन वाला, वो एक साथ रखिएगा, बाकी आप नंबरिंग में कर सकते हो। उम्मीद है कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। नोट करके करेंगे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। हम लोग दूसरे किसी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।